हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुलदीप राजस्थान चैनल पर। राजस्थान बिजली बोर्ड के टेक्निकल हेल्पर का पेपर का क्वेश्चन नंबर 81। पदार्थ का कौन सा गुण उसमें चुंबकीय फ्लक्स निर्मित होने से रोकता है? तो इसका आंसर होगा बी, रिलक्टेंस। यह रिलक्टेंस की डिटेल है। रिलक्टेंस को हिंदी में प्रतिष्ठम्भ कहते हैं। इसकी परिभाषा: पदार्थ का वह गुण जो चुंबकीय फ्लक्स को निर्मित होने से रोकता है अथवा चुंबकीय फ्लक्स के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है, रिलक्टेंस या प्रतिष्ठम्भ कहलाता है। रिलक्टेंस का प्रतीक चिन्ह एस होता है। रिलक्टेंस का मात्रक एम्पीयर टर्न प्रति वेबर होता है। रिलक्टेंस का फॉर्मूला एस बराबर एन आई डिवाइड बाई फाई। एस बराबर एल अपॉन म्यू नोट म्यू आर ए। यहाँ पर एस बराबर रिलक्टेंस, एल बराबर चुंबकीय पथ की मीटर में लंबाई, म्यू नोट बराबर निर्वात की चुंबकशीलता। निर्वात वह जगह होती है जहाँ पर किसी भी प्रकार की हवा या गैस नहीं होती है। म्यू आर माध्यम की चुंबकशीलता। ए बराबर अनुप्रस्थ काट का परिच्छेद क्षेत्रफल। विद्युत परिपथ के प्रतिरोध के अनुरूप चुंबकीय परिपथ में रिलक्टेंस होता है। जिस हिसाब से विद्युत परिपथ में प्रतिरोध होता है उसी के अनुसार चुंबकीय परिपथ में रिलक्टेंस होता है। प्रतिरोध करंट के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है और रिलक्टेंस फ्लक्स के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है। क्वेश्चन 82। एम्पीयर का नियम किस में प्रयुक्त होता है? तो इसका आंसर होगा इन सब में। लंबी परिनलिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र में, टोरॉइड कॉइल के भीतर चुंबकीय क्षेत्र में, संवाहक यानी कंडक्टर के भीतर चुंबकीय क्षेत्र में, एक लंबे सीधे तार के चुंबकीय क्षेत्र में, यानी कि कॉइल या कंडक्टर कहीं पर भी चुंबकीय क्षेत्र में एम्पीयर का नियम प्रयुक्त होता है। यह एम्पीयर के नियम की डिटेल है। इस नियम का प्रतिपादन सन 1826 में आंद्रे मेरी एम्पीयर ने किया था। इस नियम में किसी बंद लूप पर समाकलित चुंबकीय क्षेत्र एवं उस लूप से होकर प्रभावित हो रही कुल धारा के बीच गणितीय संबंध स्थापित किया गया है। जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने सन 1861 में इसे विद्युत गतिकीय सिद्धांत से सिद्ध किया था। क्वेश्चन 83। कागज का संधारित्र किस रूप में उपलब्ध होता है? इसका आंसर होगा सी, रोल्ड फाइल्स। यहाँ पर कैपेसिटर की डिटेल दी गई है। कैपेसिटर की परिभाषा: धारिता रखने के लिए डिजाइन की गई युक्ति को संधारित्र कहते हैं। कार्य के आधार पर संधारित्र तीन प्रकार के होते हैं। नंबर फर्स्ट, नियतमान संधारित्र। नंबर 2, समायोजनीय मान संधारित्र। नंबर 3, परिवर्तनीय मान संधारित्र। नियत मान संधारित्र उसे कहते हैं जिसकी वैल्यू या मान फिक्स होता है। नियत मान संधारित्र के एग्जाम्पल हैं सिरेमिक संधारित्र, अभ्रक संधारित्र, विद्युत अपघट्य संधारित्र, कागज या प्लास्टिक संधारित्र। समायोजनीय मान संधारित्र, यह उस संधारित्र को कहते हैं जिसके मान को पेचकस यानी कि स्क्रू ड्राइवर के द्वारा एडजस्ट किया जाता है। समायोजनीय मान संधारित्र के दो प्रकार हैं, ट्रिमर्स संधारित्र और पैडर्स संधारित्र। परिवर्तनीय मान संधारित्र, यह संधारित्र उस संधारित्र को कहते हैं जिसकी वैल्यू या मान हाथ या सौते फिक्स की जा सकती हो, उसे परिवर्तनीय मान संधारित्र कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है वायु संधारित्र। क्वेश्चन 84।
रेडियो में गैंग कंडेंसर किसका प्रकार है? इसका आंसर होगा ए, वायु संधारित्र का। दोस्तों ध्यान रखना, वायु संधारित्र वेरिएबल कैपेसिटर का एक प्रकार है। क्वेश्चन 85, धारिता का व्युत्क्रम क्या है? व्युत्क्रम का मतलब विलोमानुपाती या विलोम। इसका आंसर होगा सी, इलास्टेंस। इलास्टेंस को एस से दर्शाते हैं। यहाँ पर कुछ डिटेल दी गई है व्युत्क्रम की। धारिता सी का व्युत्क्रम इलास्टेंस एस होता है। प्रतिरोध आर का व्युत्क्रम कंडक्टेंस जी होता है। प्रतिबाधा जेड का व्युत्क्रम एडमिटेंस वाई होता है। रिएक्टेंस एक्स का व्युत्क्रम ससेप्टेंस बी होता है। क्वेश्चन 86, यदि एक संधारित्र 10 वोल्ट पर 1 कूलाम संग्रहित करता है तो इसकी धारिता क्या होगी? इसका आंसर होगा दोस्तों ए, 0.1 फैरड। यह न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। इसका मैं आपको हल दिखाता हूं। दोस्तों क्वेश्चन में दिया गया है वोल्टता V बराबर 10 वोल्ट, आवेश Q बराबर 1 कूलाम, ज्ञात करना है धारिता C बराबर। धारिता ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है C बराबर Q बटा V। Q का मान 1 दे रखा है और V का मान 10 दे रखा है, तो 1 को डिवाइड करेंगे 10 से तो C का मान आएगा 0.1 फैरड। क्वेश्चन 87, सर्किट ब्रेकर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यहाँ पर गलत कथन पूछा गया है, तो इसका आंसर होगा सी, इसे केवल एक बार प्रयुक्त किया जा सकता है। यह कथन सर्किट ब्रेकर के संबंध में गलत है, बाकी सारे कथन सही हैं। यह सर्किट ब्रेकर की डिटेल है। सर्किट ब्रेकर को हिंदी में परिपथ विच्छेदक कहते हैं। हिंदी के शब्द पेपर देते समय काफ़ी परेशान करते हैं, इसलिए मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ। सर्किट ब्रेकर की परिभाषा। सर्किट ब्रेकर एक युक्ति है जो सामान्य स्थितियों के साथ साथ असामान्य स्थितियों जैसे शॉर्ट सर्किट में परिपथ को बनाने तथा तोड़ने का काम करती है। सामान्यतः उपयोग होने वाले विभिन्न प्रकार के सर्किट ब्रेकर। नंबर फर्स्ट, वायु विच्छेद परिपथ विच्छेदक, जिसको शॉर्टकट में एसीबी बोलते हैं, यह सर्किट ब्रेकर। तेल परिपथ विच्छेदक ओसीबी, ऑयल सर्किट ब्रेकर। वात्या परिपथ विच्छेदक एबीसीबी, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। एमसीबी लघु परिपथ विच्छेदक मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ईएलसीबी अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, भू क्षरण परिपथ विच्छेदक। क्वेश्चन 88, एमसीबी का अर्थ क्या है? इसका आंसर होगा डी, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। फ्रेंड्स यहाँ पर एमसीबी के कुछ डिटेल दी गई है। एमसीबी के प्रकार, टाइप्स ऑफ एमसीबी। यह 3 प्रकार के सिद्धांत पर बनाई जाती है। नंबर फर्स्ट, थर्मल मैग्नेटिक। नंबर 2, मैग्नेटिक हाइड्रोलिक। नंबर 3, असिस्टेड बाइमेटलिक। एमसीबी का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एमसीबी। इसको 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है अकॉर्डिंग टू नीमी बुक। नंबर फर्स्ट एल सीरीज एमसीबी, नंबर सेकंड जी सीरीज एमसीबी, नंबर थर्ड डीसी सीरीज एमसीबी। एल सीरीज एमसीबी यह परिपथ की सुरक्षा तथा रेजिस्टिव लोड के लिए उपयोग होती है। ये सामग्री की सुरक्षा के लिए जैसे गीजर, ओवन तथा साधारण प्रकाश प्रणाली जनरल लाइटिंग सिस्टम के लिए उपयोग होती है। जी सीरीज एमसीबी, जी सीरीज एमसीबी परिपथ की सुरक्षा तथा इंडक्टिव लोड के लिए उपयोग होती है। यह जी श्रेणी एमसीबी मोटर की सुरक्षा के लिए, एयर कंडीशनर के लिए, हैंड टूल्स के लिए और हैलोजन लैंप के लिए उपयोग की जाती है। डीसी सीरीज एमसीबी,
डीसी सीरीज एमसीबी 220 वोल्ट डीसी वोल्टेज के लिए तथा इसकी ब्रेकिंग क्षमता 6 किलो एम्पियर होती है। इसकी ट्रिपिंग करैक्टरिस्टिक्स एल और जी श्रेणी एमसीबी के समान ही होती हैं। इसका व्यापक उपयोग डीसी कंट्रोल, लोकोमोटिव, डीजल जनरेटर सेट आदि में किया जाता है। दोस्तों, इन सभी सीरीज एमसीबी सीरीज का उपयोग याद कर लेना। काफ़ी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी सीरीज एमसीबी का कहाँ पर उपयोग किया जाता है। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन 89, लिक्विड टाइप HVHRC फ्यूज में कांच का एक ट्यूब किससे भरा होता है? तो इसका आंसर होगा बी, कार्बन टेट्रा क्लोराइड CTC। लिक्विड टाइप HVHRC फ्यूज का उपयोग ज़्यादातर हाई वोल्टेज सर्किट में किया जाता है। इसका उपयोग ट्रांसफॉर्मर प्रोटेक्शन और 400 एम्पियर से अधिक की रेटिंग वाले परिपथ के लिए किया जाता है। फ्यूज में ग्लास ट्यूब होता है जो कार्बन टेट्रा क्लोराइड से भरा होता है। फ्यूज एलिमेंट ग्लास ट्यूब के अंदर होता है। क्वेश्चन 90, घूर्णन मशीन में निम्न में से कौन सा परिवर्तनीय हास है? क्वेश्चन का पूछने का तरीका यह है कि वेरिएबल लॉस कौन से हैं? इसका आंसर होगा डी, कॉपर हास और स्ट्रे लोड हास। ये दोनों वेरिएबल लॉस हैं। फ्रेंड्स, लॉसेस को दो भागों में बांटा गया है, कांस्टेंट लॉसेस, वेरिएबल लॉसेस। कांस्टेंट लॉसेस को भी दो भागों में बांटा गया है, नो लोड कोर लॉसेस जिसको आयरन लॉसेस भी बोलते हैं और मैकेनिकल लॉसेस। कोर लॉस को दो भागों में बांटा गया है, हिस्टेरिसिस लॉस और एडी करंट लॉस। मैकेनिकल लॉस को भी दो भागों में बांटा गया है, विंडेज लॉस इंक्लूडिंग वेंटिलेशन और फ्रैक्शन लॉस। फ्रैक्शन लॉस को भी दो भागों में बांटा गया है, ब्रश फ्रैक्शन लॉस और बेरिंग फ्रैक्शन लॉस। ये तो हो गए प्रकार कांस्टेंट लॉस के। अब फ्रेंड्स आते हैं वेरिएबल लॉस पर। वेरिएबल लॉस के दो प्रकार हैं, कॉपर लॉस और स्ट्रे लोड लॉस। कॉपर लॉस के तीन प्रकार हैं, स्टेटर कॉपर लॉस, रोटर कॉपर लॉस, ब्रश कॉन्टैक्ट लॉस। स्ट्रे लॉस के भी दो प्रकार हैं, कॉपर स्ट्रे लोड लॉस, कोर स्ट्रे लोड लॉस। क्वेश्चन 91, निम्नलिखित में से कौन सी वाइंडिंग नीचे दिए गए किस प्रतीक द्वारा दर्शाई जाती है? तो यह वाइंडिंग डबल लेयर बास्केट वाइंडिंग है। इसका आंसर होगा बी। विभिन्न प्रकार की एसी वाइंडिंग। नंबर फर्स्ट, टोकरी लपेटन बास्केट वाइंडिंग। नंबर 2, संकेंद्रित लपेटन कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग। नंबर 3, लच्छी लपेटन स्क्यू वाइंडिंग। नंबर 4, समतल पास अंतिव्यापी लपेटन फ्लैट लूप नॉन ओवरलैप्ड वाइंडिंग। समतल पास अतिव्यापन लपेटन या चैन लपेटन, फ्लैट लूप ओवरलैप्ड वाइंडिंग और चैन वाइंडिंग। नंबर 6, विषम लपेटन स्क्यू वाइंडिंग। नंबर 7, हीरक कुंडल लपेटन डायमंड कॉइल वाइंडिंग। नंबर 8, प्रतिकेंद्रज कुंडल लपेटन इनवोल्यूट कॉइल वाइंडिंग। दोस्तों, इस प्रकार से 8 प्रकार की एसी वाइंडिंग की जाती है। फ्रेंड्स, इस डायग्राम में बास्केट वाइंडिंग के दोनों प्रकार दिखाए गए हैं। ऊपर वाली वाइंडिंग सिंगल लेयर वाइंडिंग है और नीचे वाली वाइंडिंग डबल लेयर वाइंडिंग है। सिंगल लेयर वाइंडिंग में एक स्लॉट खाली छोड़ा जाता है और डबल लेयर वाइंडिंग में सभी स्लॉटों में वाइंडिंग की जाती है। क्वेश्चन 92, लैंप के साथ सीरीज में जुड़ी वाइंडिंग्स के बीच इंसुलेशन टेस्ट करते समय यदि कॉइल्स के बीच कोई डेड शॉर्ट सर्किट है तो लैंप कैसा रहता है? इसका आंसर होगा सी, फुल लाइट। जब कभी
सीरीज में लैंप के साथ किसी भी वाइंडिंग को टेस्ट करते हैं तो शॉर्ट सर्किट के टाइम लैंप फुल प्रकाश देता है। क्वेश्चन 93, ट्रांसफार्मर पर ओपन सर्किट करने का मुख्य उद्देश्य इसका कौन सा मापन करना है? इसका आंसर होगा बी, आयरन लॉस। ट्रांसफार्मर पर ओपन सर्किट टेस्ट आयरन लॉस ज्ञात करने के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स, यह ट्रांसफार्मर का ओपन सर्किट टेस्ट कनेक्शन है। इसमें हाई वोल्टेज साइड को ओपन किया जाता है और लो वोल्टेज साइड को रेटेड एसी वोल्टेज सप्लाई दी जाती है। इसके अंदर वाट मीटर ट्रांसफार्मर का आयरन लॉस दर्शाता है। वाट मीटर के 4 टर्मिनल होते हैं, एम एल सी वी। एम एल करंट कॉइल के टर्मिनल होते हैं जो सप्लाई के श्रेणी क्रम में लगते हैं। सी और वी प्रेशर कॉइल के टर्मिनल होते हैं जो सप्लाई के समांतर क्रम में लगते हैं। क्वेश्चन 94, एक ट्रांसफार्मर के प्राइमरी साइड पर प्रति टर्न वोल्टेज किसके रूप में दिया जाता है? इसका आंसर होगा ए, V1/N1। क्वेश्चन 95, ट्रांसफार्मर पर शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते समय निम्न में से कौन सी साइड शॉर्ट सर्किट की जाती है? इसका आंसर होगा ए, लो वोल्टेज साइड। फ्रेंड्स, यह ट्रांसफार्मर का शॉर्ट सर्किट कनेक्शन है। इसमें ट्रांसफार्मर की लो वोल्टेज वाइंडिंग को शॉर्ट किया जाता है और हाई वोल्टेज वाइंडिंग की तरफ रेटेड करंट सप्लाई दी जाती है। इसमें वाट मीटर कॉपर लॉस अपने को दर्शाता है। क्वेश्चन 96, कोर टाइप ट्रांसफार्मर में दो ऊर्ध्वाधर मेंबर्स क्या कहे जाते हैं? इसका आंसर होगा लिंब। फ्रेंड्स, यह कोर टाइप और सेल टाइप दोनों प्रकार के ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन दिखाया गया है। कोर टाइप में 2 लिंब होते हैं जहां पे दोनों पे वाइंडिंग की गई है, और सेल टाइप में 3 लिंब होते हैं, एक बीच वाला जहां पे वाइंडिंग हो रही है और साइड वाला 3 लिंब। सेल टाइप की वाइंडिंग सैंडविच टाइप की होती है और बीच का लिंब का जो आकृति होती है, यानी कि जो इसका डायामीटर होता है वो साइड के लिंब से दुगना होता है, या अपन ऐसे भी कह सकते हैं कि साइड के लिंब जो होते हैं वो बीच वाले लिंब से आधे होते हैं। क्वेश्चन 97, एक ट्रांसफार्मर के ब्रीथर में भरा जाने वाला पदार्थ क्या होता है? इसका आंसर होगा ए, सिलिका जेल। ट्रांसफार्मर में ब्रीथर में सिलिका जेल भरी जाती है जो नमी सोखने के बाद उसका कलर हल्का गुलाबी हो जाता है और स्वस्थ सिलिका जेल का कलर नीला होता है। क्वेश्चन 98, सेल टाइप ट्रांसफार्मर में कितने लिंब होते हैं? इसका आंसर होगा सी, 3। क्वेश्चन 99, किसी 2 kVA ट्रांसफार्मर में 150 वाट का आयरन लॉस होता है और 250 वाट का फुल लोड कॉपर लॉस है। ट्रांसफार्मर की अधिकतम दक्षता तब होगी जब कुल हास कितना होगा? तो दोस्तों, आपको पता है ट्रांसफार्मर की अधिकतम दक्षता तब होती है जब आयरन लॉस बराबर कॉपर लॉस होता है। अब आपको पता है आयरन लॉस तो कांस्टेंट लॉस है, यह तो चेंज होगा नहीं, यह तो 150 वाट ही रहेगा, और कॉपर लॉस जो है वह वेरिएबल लॉस है। अब यहाँ पर 250 वाट कॉपर लॉस दे रखा है। जब कॉपर लॉस 150 वाट हो जाएगा तो आयरन लॉस और कॉपर लॉस बराबर हो जाएंगे और ट्रांसफार्मर की दक्षता उच्चतम होगी। तो 150 वाट आयरन लॉस और 150 वाट कॉपर लॉस दोनों को कुल जोड़ेंगे तो कुल हानि होगी 300 वाट। इसका आंसर होगा दोस्तों बी। क्वेश्चन नंबर 100, वेव फॉर्म के चरम मान का आरएमएस मान से अनुपात क्या है? तो इसका आंसर होगा ई,
क्रेस्ट फैक्टर। इसका आंसर पीक फैक्टर भी हो सकता है, लेकिन JVVNL ने ई माना है क्रेस्ट फैक्टर, क्योंकि पीक फैक्टर और क्रेस्ट फैक्टर दोनों एक ही हैं। वेवफॉर्म और RMS के अनुपात को पीक फैक्टर या क्रेस्ट फैक्टर कहते हैं। दोस्तों, आज हमने JVVNL टेक्निकल हेल्पर का एक पेपर पूरा कंप्लीट कर दिया है। इसके 20-20 क्वेश्चन के हमने 5 वीडियो बनाए हैं। आशा करता हूं कि आपके अच्छे से समझ में आया होगा, और आपके जो भी कोई जहाँ पे भी समझ में नहीं आए प्लीज़ कमेंट करें, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।